हमले धमकियां आते हैं। कोई कहता है कि मसाजिद से अज़ान को बैन कर दो, ये आप लोग भी सुने। कोई कहता है कि मसाजिद से लाउड स्पीकर को बैन कर दो। कोई कहता है कि मुसलमान बहनों के बुरखों को बैन करो। कभी लव जहाद के नाम पर हमले होते हैं, हुए नहीं हुए ये सब? कोई चीज गलत कह रहा हूं मैं? अरे जलसा नहीं है मेरे भाई, कब तक जलसे सुनेंगे आप? आप अपनी अकल पे दबाव डालिए। इस वक्त में ऐसे हालात में हमको क्या करना है? ऐसे हालात में भी हम गुमराह होंगे। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं खुदा ना खासा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कानून अमल में आ गया, एनआरसी अमल में आ गया ना, बिल पास हो गया, बिल पास हो गया ना। पूरे हिंदुस्तान में जहां एहतजाज कर रहे हैं गोलियां मार रहे हैं, लाठियां मार के भिजा रहे हैं। अब गैर कानूनी हो गया एहतजाज। अब एनपीआर अमल में आ गया, ग्राउंड पे लोग उतर गए। कल जो है एनसीआर अमल में जब आएगा, सॉरी एनआरसी जब अमल में आएगा, तो एनआरसी को, वो लेक्चर को, रजिस्टर को लेकर आपके मकान तक आने वाले कौन होंगे? उसके लिए क्या आर्टरी, मिलिट्री, नेवी, पायलट्स आएंगे? नहीं, बल्दिया के लोग, यही बल्दिया के ऑफिसर्स रहेंगे। हर जगह की बल्दिया ऑफिसरों के जरिए ही एनआरसी तुम्हारे घरों तक आएगा। तुमको फॉर्म दिया जाएगा, तुमको डॉक्यूमेंटेशन पूछे जाएंगे। अगर तुम्हारी ताकत बल्दिया में रहेंगी, तुम्हारे अपने नगर सेवक कारपोरेटर बल्दिया में रहेंगे, तो पैर का जूता निकाल कर मारकर भिजाएंगे उन लोगों को जो एनआरसी के लिए आ रहे हैं तुम्हारे घरों पर फॉर्म फिलअप करने के लिए। क्या ये टीआरएस के कारपोरेटर्स तुम्हारे घरों तक एनआरसी वालों को आने से रोकेंगे? क्या ये बीजेपी के लोग रोकेंगे? क्या ये कांग्रेस के लोग रोकेंगे? तुम्हारे घरों तक बल्दिया के जो लोग एनआरसी का फॉर्म लेके तुम्हारे घरों तक आने वाले हैं, उनको रोकने वाले कौन है? यही तुम्हारे कारपोरेटर्स नकीब मिल्लत दारुस्सलाम बुलाएंगे, एक ऐसी ट्रेनिंग देकर भेजाएंगे। एनआरसी निर्मल में कोई भी एनआरसी के लिए कोई बल्दिया का ऑफिसर आया तो जूते मार के गलियों के बाहर ही भेजा देना उसको। तुम्हारा अपना वाला ही कर सकता ना ये? मैं क्या गलत बोल रहा हूं? अरे वोट छोड़ो मेरे भाई, 12 आते की, 15 आते की, 10 आते की, कोई जीतेगा कोई हारेगा, मसला इस बात का नहीं है। बात इस बात की है सोचने की कि ऐसे हालात में मुसलमान क्या सोच रहा है। वो भी हमको दूर से देख रहे हैं, हंस रहे होंगे हम पर, हंस रहे होंगे हम पे, हमारे टूटे इतिहाद पर। अगर ऐसे हालात में भी अगर मुसलमान टीआरएस पार्टी को वोट देता है, टीआरएस को जिताता है, तो क्या पैगाम दे रहे हैं आप यहां से कि मुसलमान को एनआरसी से फर्क पड़ा ही नहीं? शहर के अंदर रखो या शहर के बाहर निकाल कर फेंको, मुल्क के अंदर रखो या मुल्क के बाहर निकाल कर फेंको, हम तो वही जिंदगी में जिएंगे मस्त मगन, अपनी रोटी, अपना मकान, अपना कपड़ा, अपने बीवी बच्चे, अपने जिम्मेदारियां, अपनी घर गृहस्थी, इसी में हम जिएंगे। कोई जीतो या कोई हारो नहीं मेरे भाई। ये 70 बरस की प्रैक्टिस को छोड़ो, एक नई सोच को, नई सुबह को लेके उठो। आज हम मजबूर हो गए हैं, मुत्तहिद होना हमारी मजबूरी है, दूसरा और कोई मुतबादिल नहीं है हमारे पास। अगर हम मस्करी तौर पर, सियासी तौर पर अगर एक हो गए, और एक हो जाना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो तैयार रही। मगर सोचो, जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दे सकते हैं, जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिलवा सकते हैं, जो लोग तमाम हालात और हकीकत वाकिफ है, अगर चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट नहीं देकर किसी दूसरी पार्टी को वोट दिलवाते हैं, तो कल मरने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने जवाब देने को तैयार हो जाओ। यही इस्लाम सिखाता है। किसी आलिम दीन से बैठकर पूछ तो लो, कोई मुफ्ती से बैठकर बात कर तो लो। ऐसे हालात में तुम्हारे सामने एक मुतबादिल है, तुम्हारा अपना कलमा को भाई है, और वक्त के हालात, वक्त की नजाकत यही है कि तुम उसको सियासी तौर पर ताकतवर बनाना, उसको छोड़कर कोई गैर मुसलमान को तुम 25-50 रुपये, 200-500 रुपये, 1000 रुपये में अपने भाई को छोड़कर किसी और को वोट देते हैं तुम। तो ये क्या बात शरई तौर पर सही है या गलत है? आप इस बात को सोचिए। वक्त का तकाजा है मेरे भाई। गुफ्तगू बड़ी लंबी है, दास्तान बड़ी लंबी है, मुल्क के किस्से बर्बादी के बड़े लंबे हैं, और आज हम यहाँ पर उतनी लंबी गुफ्तगू नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से अपील और इंतजा यही कर रहा हूँ कि इस वार्ड से कबीर यहाँ पर आपके सामने है नौजवान, इनको वोट दीजिए। ये जमात आपकी है, ये कबीर आपके है,
यहाँ के सदर आपके हैं, ये पार्टी आपकी है, नकीब मिल्लत अकबरुद्दीन असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये आपकी पार्टी के लीडर्स हैं। ये ऐवान में तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब 1 साल पहले ऐवान में जो तेलंगाना स्टेट के रहने वाले मुसलमानों के लिए जो लड़े हैं, सारे हिंदुस्तान के 29 रियासतों में कोई भी पार्टी, कोई भी हुकूमत से लड़कर इतनी सहूलतें नहीं लाई जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इस स्टेट के लिए की है। हमने 6, 7, 8 स्टेट जमात के काम से मैं फिर रहा हूं। 2 बात आपको और बड़ी करके भिजा दूंगा यहां से मैं। इस मुल्क में 29 स्टेट्स है। माइनॉरिटी का एक बजट होता है, माइनॉरिटी का एक बजट होता है। अवाम यानी कि कौम कितनी है, माइनॉरिटीज कितने हैं, उसके हिसाब से एक बजट होता है। तेलंगाना में हमारे पास माइनॉरिटी है 60 लाख 65 लाख की। 65 लाख मुसलमानों के लिए 2200 करोड़ का सालाना बजट है। और सब में ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज का, मुसलमानों का। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ मुसलमान हैं, 350 करोड़ उनका बजट है। ये तुम्हारी सियासी आवाज की वजह से मुमकिन हुआ। 2200 करोड़ माइनॉरिटी का बजट सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, सारे हिंदुस्तान में उर्दू का कहीं वजूद नहीं है। इमामों को, पेशमामों को तनख्वाह सिर्फ तेलंगाना स्टेट में है, सारे हिंदुस्तान में कहीं इमाम को, पेशमाम को तनख्वाह नहीं है, मौज़म को तनख्वाह नहीं है। अब मुस्तकबिल में वजीफा भी होगा उनको। हाफिज बच्चों को, आलिम बच्चों को, मुफ्ती बच्चों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मिल रही है। सारे हिंदुस्तान में कहीं किसी आलिम दीन को ग्रेजुएशन का दर्जा नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन तुम्हारे पास है 4% का, जो सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। फॉरेन स्कॉलरशिप, जो बच्चा अगर पढ़ लिख कर बाहर जाना चाहता है हायर स्टडीज के लिए, सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना के बच्चों के लिए सहूलत है, जो किसी मुल्क के, किसी रियासत में, इस मुल्क के किसी रियासत में किसी बच्चे को सहूलत नहीं है जो आपके पास है। ये एक सियासी ताकत का नतीजा है ही नहीं है? मालूम करो जरा। आप लोग भी फेसबुक, व्हाट्सएप पे घंटों बिताते, कभी हकीकत की दुनिया में भी आओ, मालूम करो। महाराष्ट्र का माइनॉरिटी बजट कितना है, गूगल पे मार कर देखो, वहाँ माइनॉरिटीज कितने मार कर देखो। उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी बजट कितना है और वहाँ पर मुसलमान का पॉपुलेशन कितना है, मार कर देखो। कर्नाटक, बिहार जाइए, झारखंड जाइए, वेस्ट बंगाल जाइए, आसाम जाइए, दिल्ली जाइए, 29 स्टेट फिरिए, 29 स्टेट गूगल पे फिरिए। मैं जाकर मत देखो, बोल रहा हूँ आपको। देखो वहाँ का माइनॉरिटी बजट क्या है, तुम्हारा माइनॉरिटी बजट क्या है। ये 7 MLA एक जमात का नतीजा है, हमारे बुजुर्गों का इत्तेहाद का नतीजा है। ये मेरा आपका कारनामा नहीं है। जो मेरे और आपके आबो अजदाद है, उन्होंने मजलिस को मजबूत किया, उन्होंने इत्तेहाद का सबूत दिया, तो वही पार्टी 7 MLA की ऐवान में पूरी हुकूमत को कंट्रोल में लेके अपनी शेरवानी के जेब में रखी है। आज मजाल है KCR की, असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ जा सकता हो? दिल पे हाथ रख के बोलो, जा सकता क्या? ये क़यादत के नतीजे हैं मेरे भाई। बरसों से हम बदनाम हैं, एक मियाँ भाई 100 पे भारी है नहीं है। उसी तरीके से अगर थोड़ी ताकत हमारी हर स्टेट में होंगी और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अगर हमारे 20 से 25 MPs होंगे ऐवान पार्लियामेंट में, तो खुदा की कसम कोई तुम्हारे ऊपर आंधी या तूफान नहीं आ सकता, फिर से कोई काला कानून नहीं आ सकता। बुनियाद तो डालो मेरे भाई, वक्त का तकाजा है। समझो इस बात को, ये आपकी अपनी मतायजी से इस जमात को मजबूत करना, यही तुम्हारा अखलाकी फ़र्ज़ है, यही तुम्हारा सियासी फ़र्ज़ है, यही तुम्हारा इस्लामिक फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताते हैं। वो कहते हैं कि इतने से क्या होगा, 7 MLA एक MP से। वो कहते हैं कि इतने से क्या होगा, ज़िंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है, ज़िंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो थामी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है। देर से होगा, मुश्किल से होगा, तकलीफों से होगा,
यही पार्टी रहेगी कुल हिंद मंडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यही असदुद्दीन अवैसी साहब सदर रहेंगे। और देखना सारे हिंदुस्तान के 29 रियासतों के मुसलमानों को एक मरकज सियासी पे लाए तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। वो बात भी याद रखना आप। निर्मल में आप इत्तेहाद पैदा करिए और सारे हिंदुस्तान की फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। हम फिर रहे हैं, हाल ही में झारखंड से आए, फिर अभी बिहार में इलेक्शन है, दिल्ली में इलेक्शन है। अरे एक काफिला है मंडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, एक जुनूनियों का, एक पागलों का एक काफिला है। घर धार छोड़े, बीवी बच्चे छोड़े, भूखे प्यासे काम कारोबार छोड़ के बस फिर रहे हैं, कभी इस रियासत से उस रियासत, ये शहर से वो शहर, ये गांव से वो गांव, एक इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए, एक सियासी समझ को लाने के लिए। हर जगह से बुलावा आ रहा है कि नखीब मिल्लत उत्तर प्रदेश को आइए, नखीब मिल्लत गुजरात को आइए, नखीब मिल्लत वेस्ट बंगाल को आइए, आसाम को आइए, कर्नाटक को आइए, महाराष्ट्र को आइए। अरे आप खुश नसीब है कि तेलंगाना में तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी क़यादत है और 28 स्टेट्स में लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास मंडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जैसी एक क़यादत होती तो कभी ऐसा हाल नहीं होता। सौओं की शक्ल में कट के मर रहे हैं और मीडिया ये बात नहीं बताता। बस्तियों में फसाद होते हैं कहीं ना कहीं, और हर फसाद में हम ही कटते हैं, हम ही मरते हैं, हम ही लूटते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, दर्दनाक खौफनाक एक बड़े बड़े लंबे कहानियां हैं हर रियासत के, क्योंकि कोई हमारी क़यादत नहीं है। मुसलमान एक इतना नादान है, 5 साल में एक बार असेंबली इलेक्शंस होते, पार्लियामेंट इलेक्शंस होते, वोट चोरों को देता, वोट बदमाशों को देता और उनसे उम्मीद करता कि वो हमारी जान की हिफाजत करेंगे। अरे वही तो कानून लिखते हैं तुम्हारी बर्बादी का और तुम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। जब तुम्हारे हाथ में वक्त आया था 5 साल पहले तो तुमने तो अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया। तो वोट की एक ताकत है मेरे भाई, जो हम हमारे मुस्तकबिल को अपने हाथ से लिख सकते हैं। आने वाले बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करते हैं, काम हो सकता है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि इत्तेहाद को क़ायम रखिए, अपने वोट को ज़ाया मत करिए। ये आपकी अपनी मताए अजीज़ है, इस जमात को वोट देना ये आपका अखलाकी सियासी मरकज़ी फ़र्ज़ है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अब और दूसरी एक अहम बात, कल असदुद्दीन अवैसी साहब निर्मल को आ रहे हैं। ये भैंसा के फसाद के बाद वहाँ की जो बर्बादी हुई, वहाँ पे जो जुल्म हुआ नौजवानों पर, अभी भी जेलों में बंद है। इस वजह से उनका परमिशन नहीं मिल रहा था। बड़ी जिद्दोजहद कोशिशों के बाद, अजीम बिन याहिया की, मेयर साहब की और सब हजरात की कोशिश के बाद यहाँ के ज़िम्मेदार अफसरों ने कल